हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया अध्याय प्रारंभ करेंगे। हुमायूं जिसका समय 1530 से 1556 ईस्वी तक का है। बाबर की मृत्यु के पश्चात हुमायूं मुगल वंश का अगला शासक बना। बाबर के सबसे बड़े पुत्र हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में हुआ था। उसकी माँ का नाम माहम सुल्ताना था। हुमायूं बाबर का ज्येष्ठ पुत्र था और सबसे प्रिय पुत्र था। उसके छोटे भाई कामरान और अस्करी गुलरुख बेगम से थे तथा सबसे छोटा हिंदाल दिलदार बेगम से उत्पन्न हुआ था। इस प्रकार हुमायूं 4 भाई थे। हुमायूं की शिक्षा का समुचित प्रबंध किया गया था, जिसमें सैनिक शिक्षा प्रमुख थी। हुमायूं ने तुर्की, अरबी, फारसी भाषा का अध्ययन किया। उत्तर भारत पर बाबर की विजय के पश्चात उसने हिंदी का भी ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उसे साहित्य और काव्य के अतिरिक्त गणित, दर्शन शास्त्र, ज्योतिष, खगोल एवं चित्रकला में भी रुचि थी। वह एक अच्छा तीरंदाज और घुड़सवार भी था। पानीपत के प्रथम युद्ध और खानवा के युद्ध में भाग लेने के अतिरिक्त हुमायूं ने कई स्थानों पर अफगानों से संघर्ष करके अपनी सैनिक प्रतिभा का परिचय भी दिया था। तो इस प्रकार वह एक कुशल सैनिक भी था। हिसार, फिरोजा, बख्श खां और संभल की अपनी जागीरों की देखभाल करते हुए भी हुमायूं ने युद्ध और शासन का अनुभव प्राप्त कर लिया था। उसे प्रशासनिक अनुभव भी था। अपनी मृत्यु के अवसर पर बाबर ने उसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो गई। जब बाबर की मृत्यु हुई तो बाबर का प्रधानमंत्री था निजामुद्दीन अली खलीफा। वह हुमायूं को शासन के योग्य नहीं समझता था। वो ये मानता था कि हुमायूं इस विशाल साम्राज्य को नहीं संभाल सकता। अतः उसने बाबर के बहनोई मेहंदी ख्वाजा को गद्दी पर बैठाने की योजना बनाई, परंतु बाद में अपने जीवन को खतरे में समझकर उसने यह विचार त्याग दिया। इस यानी कि योजना के क्रियान्वयन से पूर्व ही निजामुद्दीन ने अपना विचार बदल लिया। तबकाते अकबरी के जो लेखक हैं निजामुद्दीन, उन्होंने अपने पिता के हवाले से लिखा है कि एक बार जब प्रधानमंत्री निजामुद्दीन अली खलीफा मेहंदी ख्वाजा से मिलकर लौट रहे थे तो ख्वाजा बड़बड़ाया। मन ही मन वह बुदबुदाया ख्वाजा, और उसने बड़बड़ाते हुए कहा, यदि ईश्वर ने चाहा तो बादशाह के रूप में मेरा पहला जो कार्य होगा वो होगा तुम्हारी और तुम जैसे विश्वासघातियों की खाल खिंचवाना। यानी कि अगर मैं शासक बन गया, ये मेहंदी ख्वाजा ने बड़बड़ाया था कि अगर मैं शासक बन गया तो सबसे पहले वो सज़ा किसको देगा? निजामुद्दीन को ही वह सबसे पहले सज़ा देगा। तो इन शब्दों को उसने सुन लिया। तब प्रधानमंत्री निजामुद्दीन अली खलीफा ने अपनी योजना को त्याग दिया और हुमायूं का समर्थन देना निश्चय किया। तो बाबर की मृत्यु के 4 दिन पश्चात 30 दिसंबर 1530 को आगरा में बिना किसी विरोध के हुमायूं का राज्याभिषेक हुआ। जब हुमायूं शासक बना तो उसे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो शासक बनते ही उसके सामने बहुत सारी कठिनाइयाँ थी। तो हम कठिनाइयों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अपने शासन के प्रारंभ से ही हुमायूं को जो अनेक कठिनाइयों का मुकाबला करना पड़ा, उसमें कुछ कठिनाइयाँ तो ऐसी थी जो उसे अपने पिता से विरासत के रूप में प्राप्त हुई थी। कुछ उसके संबंधी मिर्जाओं और भाइयों ने खड़ी की, और लेकिन जो सबसे बड़ी कठिनाई थी वो थी उसके अफगान शत्रु, जो उस समय भी मुगल वंश को भारत से बाहर निकालने के लिए प्रयत्नशील थे। वो ये मानते थे कि मुगलों को भारत से बाहर निकालना है, और जो मुगल वंश की दिल्ली पर जो स्थापना हुई है वो उनकी पराजय के कारण हुई है, वो उन्हीं का ही दिल्ली साम्राज्य है। तो इसलिए वो भारत से मुगलों को निकालने के लिए प्रयत्नशील थे। इन कठिनाइयों के साथ साथ हुमायूं का अपना व्यक्तिगत चरित्र भी उसके लिए हानिकारक सिद्ध हुआ। यानी कि उसमें कुछ चारित्रिक दुर्बलताएं थीं, कमजोरियां भी थीं, वो भी उसकी कठिनाई का एक प्रमुख कारण बनी।
अब आता है कि बाबर की क्या क्या कठिनाइयाँ थी, हम उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला आता है विश्रृंखलित साम्राज्य, यानी कि बिखरा हुआ साम्राज्य। निसंदेह बाबर ने हुमायूं के लिए एक बहुत विस्तृत साम्राज्य छोड़ा था, परंतु वह इस साम्राज्यों को जड़ों से दृढ़ ना कर सका। साम्राज्य इतना विशाल था कि जिसकी सीमाएं मध्य एशिया में ऑक्सस नदी से भारत में बिहार तक और उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मालवा बुंदेलखंड तक विस्तृत थी। किंतु बाबर का अधिकांश समय युद्धों में व्यतीत रहा। इस कारण वह अपने राज्य को संगठित करके एक निश्चित प्रशासनिक रूप नहीं दे पाया। इस संबंध में डॉक्टर एस.आर. शर्मा लिखते हैं कि बाबर ने हुमायूं के लिए जो साम्राज्य छोड़ा था विरासत में, वह राज्यों का एक संगठन मात्र था। उसमें परस्पर संबंध करने वाला कोई एकता या सार्वदेशिक हित का कोई सूत्र नहीं था। जो कुछ एकता थी वह स्वयं उसके जीवन के कारण थी, यानी कि वो जो राज्य था वो पूरी तरह से सैनिक शक्ति पर टिका हुआ था और शांति काल में इसे बनाए रखना बहुत कठिन था। कुछ जो दूर दूर के प्रांत थे, दूरस्थ प्रांत थे, उनमें मुगल सत्ता नाम मात्र को ही स्वीकार की जाती थी। इसके अतिरिक्त भारतीय जनता अभी तक मूलों को विदेशी समझती थी। तो ऐसे इस साम्राज्य को संगठित करना और बाबर के लिए बहुत ही कठिन कार्य था। और साथ में बाबर ने हुमायूं को यह भी सलाह दी थी कि वह अपने भाइयों के साथ अच्छा व्यवहार करे, तो यह सलाह भी हुमायूं के लिए हानिकारक सिद्ध हुई थी। अगला आता है अफगान। हुमायूं के सबसे प्रबल और प्रमुख शत्रु अफगान थे। वो ये नहीं भूल पाए थे कि कुछ वर्ष पहले दिल्ली पर उन्हीं का ही आधिपत्य था। इस कारण उनमें से कई दिल्ली को अफ़गानों के आधिपत्य में करने का स्वप्न देखते थे। मतलब वो मानते थे कि अभी भी हम दिल्ली पर पुनः आधिपत्य कर सकते हैं या दिल्ली हमारे नियंत्रण में आ सकता है। इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी भाग कर बिहार चला गया था। वहाँ सभी विद्रोही अफ़गान सरदार एकत्रित हो रहे थे। बंगाल का शासक खुले तौर पर उनकी सहायता कर रहा था। दूसरी तरफ गुजरात का शासक बहादुर शाह न केवल जवान था, शक्तिशाली था, महत्वाकांक्षी भी था। उसके पास एक बड़ी सेना थी, अच्छा तोपखाना भी था और गुजरात जैसा उसके पास शक्तिशाली, जो आर्थिक शक्ति से संपन्न था, ऐसा सूबा भी था। मालवा को उसने जीत लिया था और राजस्थान पर भी उसका दबाव बढ़ता जा रहा था। फतेह खां, कुतुब खां, आलम खां लोदी जैसे अफ़गान उस बहादुर शाह के यहाँ संरक्षण लिए हुए थे और इसके अतिरिक्त शेर खां और बंगाल के शासक से भी उनका लगातार पत्र व्यवहार था। तो हुमायूं का प्रत्येक शत्रु विद्रोही बहादुर शाह से सहायता की और संरक्षण की आशा करता था, अपेक्षा रखता था। इन्हीं अफ़गानों में से एक अफ़गान सरदार शेर खां धीरे धीरे दक्षिण बिहार में अपनी शक्ति को संगठित कर रहा था। आरंभ में तो नहीं, परंतु कुछ समय पश्चात यही शेर खां हुमायूं का सबसे कट्टर, योग्य और शक्तिशाली शत्रु सिद्ध हुआ। सबसे ज़्यादा शक्तिशाली शत्रु हुमायूं का यही शेर खां सिद्ध हुआ। अगला है, तो ये अफ़गान उसकी बहुत बड़ी कठिनाई थे, बहुत जिसका सामना हुमायूं को करना था। अगली कठिनाई थी उसकी हुमायूं के भाई। हुमायूं के जो 3 छोटे भाई थे वो भी अयोग्य थे, उसके प्रति वफादार सिद्ध नहीं हुए। बाबर ने के निर्देशानुसार हुमायूं ने अपने भाइयों के साथ सदैव उदारता का व्यवहार किया, परंतु उसके भाइयों ने हमेशा हुमायूं के लिए कठिनाई उत्पन्न की। जब मुगल वंश को एकता की आवश्यकता थी, तब उन्होंने अपने व्यक्तिगत स्वार्थों, अधिकारों और महत्वाकांक्षाओं पर बल दिया। उनमें से प्रत्येक हुमायूं की कठिनाई में वृद्धि करने वाला सिद्ध हुआ। किसी ने भी, जब हुमायूं को आवश्यकता थी, किसी ने भी उसकी सहायता नहीं की, अपितु उसके विरोध में खड़े रहे या फिर उदासीन हो गए। तो कोई भी भाई ऐसा नहीं था कि उसने हुमायूं की सहायता करने का या मुगल वंश की एकता के लिए कोई कार्य किया हो।
अगला है बाबर के संबंधी मिर्जा। तैमूर वंशी वे अमीर जो बाबर से अपने रक्त संबंध का दावा करते थे, वो सब मिर्जा कहलाते थे। यानी मुग़ल राजवंश से संबंधित जो विभिन्न चगताई तुर्क थे, जिनको बाबर ने बड़ी बड़ी जागीरें दी थी, सम्मान दिया था, वो अपने आप को मुग़ल साम्राज्य का उत्तराधिकारी मानते थे या भागीदार समझते थे। बाबर के बहनोई मेहंदी ख्वाजा, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, ने बाबर की मृत्यु पर सिंहासन को अपने अधिकार में रखने का स्वप्न देखा था, हालांकि वह सफल नहीं हो सका था। उसके अतिरिक्त और दो निकट संबंधी थे, मोहम्मद जमान मिर्जा और सुल्तान मोहम्मद सुल्तान मिर्जा। इन्होंने भी समय समय पर हुमायूं के विरुद्ध विद्रोह किए और हुमायूं के शत्रुओं का साथ दिया। तो ये सभी हुमायूं के सहायक ना होकर उसके शत्रु सिद्ध हुए और इन्होंने भी हुमायूं की सत्ता को चुनौती दी, बार बार विद्रोह किए और हुमायूं के लिए कठिनाइयाँ उत्पन्न की। इसके अतिरिक्त अगला है रिक्त राजकोष। पानीपत के युद्ध के बाद बाबर की अनावश्यक उदारता के कारण शाही खजाना खाली हो गया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पानीपत में के युद्ध में जब बाबर की विजय हुई तो उसने किस प्रकार से धन को बांटा था, हर एक व्यक्ति को उसने बहुत धन दिया था और वह कलंदर की उपाधि से भी विभूषित हुआ था। लेकिन इसका बुरा प्रभाव क्या पड़ा कि शाही खजाना खाली हो गया। बाबरनामा में बाबर ने खुद यह लिखा है कि 1529 तक सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी का जो राजकोष था वो पूरी तरह से समाप्त हो चुका था और उसे अपने अधिकारियों पर अतिरिक्त कर भी लगाना पड़ा था। तो इस कारण क्या हुआ, जैसे ही हुमायूं गद्दी पर बैठा तो उसे आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा और उसे अपने अमीरों सेना को युद्ध के लिए तैयारी करने में भी कठिनाई आई। तो हुमायूं की कठिनाइयों में जो आर्थिक संकट था उसका भी बहुत बड़ा हाथ था। इसके अतिरिक्त सेना का राष्ट्रीय स्वरूप ना होना। मुगलों की सेना राष्ट्रीय नहीं थी। बाबर की सेना में भिन्न भिन्न जातियों और प्रदेशों के सैनिक थे, जैसे उज्बेक, मुगल, तुर्क, ईरानी, चगताई, अफगान, भारतीय आदि, जो अपनी ही जाति के सरदारों की अधीनता में थे। ऐसी सेना में एकता के स्थान पर ईर्ष्या और द्वेष की संभावना अधिक थी। इन विभिन्न जातियों और धर्मों के सैनिकों में एकता और राजभक्ति कायम करने के लिए बाबर जैसे योग्य सेनापति की आवश्यकता थी। अन्यथा योग्य सेनापतित्व के अभाव में वह दुर्बल थी और बाबर की मृत्यु के बाद सेना के अनेक अधिकारियों को बाबर की योग्यता पर विश्वास नहीं था। अतः हुमायूं के लिए उनका समर्थन प्राप्त करना आवश्यक था, उनमें अपने प्रति विश्वास जगाना बहुत आवश्यक था। अगला है बाबर की व्यक्तिगत दुर्बलताएं या बाबर की चारित्रिक दुर्बलताओं के कारण उत्पन्न कठिनाइयाँ। हुमायूं की चारित्रिक दुर्बलता के कारण उत्पन्न कठिनाइयाँ। बाबर की जो अचानक मृत्यु हुई, क्योंकि बाबर की एकदम अचानक मृत्यु हो गई थी, किसी प्रकार की कोई संभावना नहीं थी, तो इस अचानक मृत्यु से भारत में नव स्थापित मुगल साम्राज्य पर संकट उत्पन्न हो गया। इस परिस्थिति में सर्वगुण संपन्न शासक की आवश्यकता थी, जो उत्कृष्ट सैनिक हो, दक्ष कूटनीतिज्ञ हो, साहसी राजनीतिज्ञ हो, जो सेना में उत्साह का संचार कर सके, जिस पर बाबर के जो सरदार हैं, अनुभवी सरदार, उनका विश्वास हो। लेकिन हुमायूं इन योग्यताओं पर खरा नहीं उतरता था। उसमें बौद्धिक योग्यता थी, साहित्यिक अभिरुचि थी, लेकिन उसमें इच्छा शक्ति का अभाव था। किसी मामले पर वह शीघ्र निर्णय लेने में और उसे क्रियान्वित करने में वह ढीला था। वह तुरंत निर्णय नहीं ले पाता था और क्रियान्वयन वह तुरंत नहीं कर पाता था। उसमें चारित्रिक बल और संकल्प शक्ति का अभाव था। डटकर प्रयत्न करना उसकी शक्ति के बाहर था। थोड़ी सी विजय प्राप्त करने के बाद हरम में जाकर आनंद
आनंद में पड़े रहना, अपने अमूल्य समय को बर्बाद करना, ये सब उसका प्रमुख चारित्रिक दुर्बलता थी। इसके अतिरिक्त स्वभाव से वह बहुत ज़्यादा दयालु था। जहाँ उसे दंड देना चाहिए वहाँ वह क्षमादान कर देता था। विनम्र और मिलनसार होने के कारण वह ऐसे नाजुक वक्त पर पार्टियां मनाता था जहाँ उसे युद्ध क्षेत्र में होना चाहिए। तो ऐसी जो ये चारित्रिक दुर्बलताएं थीं, इसने भी बहुत ज़्यादा समस्याएं पैदा कर दी। इस प्रकार हुमायूं के चरित्र की दुर्बलताओं ने उसके लिए समस्याएं भी उत्पन्न की और वह स्वयं ही अपना बहुत बड़ा शत्रु साबित हुआ। अगला है हुमायूं का साम्राज्य विभाजन। हुमायूं ने शासक जैसे ही वह शासक बना और पिता ने उसको जो आदेश दिया था अपने भाइयों के प्रति उदारतापूर्वक व्यवहार करना, समान व्यवहार करना, तो उस आदेशानुसार उसने शासक बनते ही अपने भाइयों के बीच में साम्राज्य का विभाजन कर दिया। अपने पिता की इच्छा के अनुसार उसने अस्करी को संभल, हिंदाल को मेवात और कामरान को काबुल तथा कांधार, और उसके अतिरिक्त उसका चचेरा भाई था सुलेमान मिर्जा, उसको बक्सा का प्रांत दे दिया। इन सब भाइयों में कामरान सबसे अधिक महत्वाकांक्षी था। वह काबुल और कांधार के प्रदेश से संतुष्ट नहीं था। उसे लगा कि काबुल और कांधार का जो प्रदेश है बहुत छोटा सा है। तो जैसे ही हुमायूं कालिंजर अभियान के लिए गया, उसी अभियान के दौरान उसने पंजाब और हिसार फिरोजा के जिलों पर अधिकार कर दिया और उनको अपने अधिकार में ले लिया। हुमायूं ने भी उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की। ये उसकी एक बहुत बड़ी भूल थी। तो डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव इसके संदर्भ में कहते हैं कि हुमायूं की यह बहुत बड़ी भूल थी साम्राज्य का विभाजन, क्योंकि जब मुगल राज्य को एकता की आवश्यकता थी उस समय हुमायूं ने उसको टुकड़ों में बांट दिया। परंतु जो R.P. त्रिपाठी हैं वो कहते हैं कि यह कार्य हुमायूं को प्राचीन तुर्को मंगोल परंपरा के कारण बाध्य होकर करना पड़ा, क्योंकि वो मानते हैं कि अगर वो विभाजन नहीं करता तो भाइयों में गृह युद्ध की संभावना हो जाती। अब चाहे बंटवारे का कारण हुमायूं की उदारता हो या बाध्यता हो, कुछ भी रहा हो, लेकिन यह साम्राज्य का विभाजन एक बहुत बड़ी भूल थी हुमायूं की, जिसके कारण बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई। उसके अलावा जो कामरान को जो उत्तर पश्चिम के प्रदेश दिए थे जहाँ से उसको अच्छे सैनिक मिलते थे, वो सैनिक भी मिलना बंद हो गए। उसके अलावा कामरान ने हिसार फिरोजा पर, पंजाब पर अधिकार कर लिया। उससे दिल्ली कांधार की जो मुख्य सड़क थी उस पर भी उसका अधिकार हो गया और हुमायूं ने उसके विरोध में कुछ भी कार्रवाई नहीं की। तो ये सारी ऐसी कठिनाइयाँ थीं जो उसके लिए आगे जाकर बहुत भारी पड़ी। हुमायूं ही एकमात्र मुगल शासक था जिसने अपने भाइयों में साम्राज्य का विभाजन किया। किसी भी अन्य मुगल शासक ने अपने साम्राज्य का विभाजन नहीं किया था। तो इस प्रकार ये उसकी इतनी सारी कठिनाइयाँ थी जो शासक बनते ही उसे प्राप्त हुई थी और इसने इन कठिनाइयों का सामना करने के लिए दूर करने का प्रयत्न भी किया, लेकिन उसकी खुद की कुछ भूलों के कारण, कुछ उसकी चारित्रिक दुर्बलताओं के कारण उसके कठिनाइयाँ लगातार बढ़ती गईं और अंततः उसे भारत से बाहर जाना पड़ा। लेकिन बाद में अपनी दृढ़ संकल्प शक्ति के कारण वह वापस भारत लौटा और भारत में पुनः मुगल राज्य की स्थापना की, मुगल वंश की स्थापना की। तो अब हम जो आगे हुमायूं ने कठिनाइयों के दूर करने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए, क्या क्या उसके द्वारा अभियान किए गए, उनके बारे में हम अगली वीडियो में इसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।